वेलकम टू बी करिकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी करिकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गृह विज्ञान यानी होम साइंस के बारे में। और होम साइंस का 2018 का सॉल्व पेपर होगा यह, अर्थात 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अर्थात 100 आपके एमसीक्यूज होंगे जिन पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे ये 2018 के पेपर का जो है सॉल्व पेपर है, लेकिन यह 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2021 के लिए 2018 का पेपर यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से लगभग आपके 35 से 36 प्रश्न केवल इसी पेपर से, इसी में से देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हमने अधिकतर सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। एक चैप्टर केवल बचा है, 14वां चैप्टर आपका बीए फर्स्ट ईयर जो है होम साइंस का। अगर वह आपने अभी तक नहीं देखा, 13 चैप्टर जो हमारे अपलोडेड हैं, साथ ही साथ मॉडल पेपर 2021 का, तो उसको देख लीजिएगा। हालांकि ये 2021 का जो है बहुत तगड़ा मॉडल पेपर है और इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न फंसेगा। हमने देखा कि लगभग जो है अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हम देख लें तो लगभग 60+ हम जो है आंसर करके आएंगे। केवल किससे? केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर हम देखते हैं। हमने एनालिसिस किया, हर पेपर को पढ़ा, सोशोलॉजी देखा, जो है उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इसी प्रकार से होम साइंस देखा, मनोविज्ञान देखा। हर प्रश्न पत्रों को हमने 3-3, 4-4 साल के प्रश्नों को देखा और उसके बाद देखा कि किस प्रकार से ट्रेंड, जैसे कि आप देखेंगे तो 20 से 25 प्रश्न जो होते हैं 18 के 19 में पूछे गए थे। इसी प्रकार से 19 के देखेंगे तो 20 में, और 18 से भी 20 में पूछे गए थे। तो 18, 19, 20 इन तीनों का अगर प्रश्न पत्र मिल जाए आपको तो आप बड़े आसानी से जो है 60-65% नंबर बड़े आसानी से ला सकते हैं बिना कुछ पढ़े लिखे। लेकिन हालांकि मैंने आपको सारा का सारा सिलेबस जो है अधिक कंप्लीट करवा दिया है इसी चैनल पर, तो उसको देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा और कितनी चीज़ें आपके जो है माइंड में अब तक जा चुकी हैं। ओके, तो उन्हीं का परीक्षण है। मतलब देखिए, पेपर में जो मैंने बताया था आपको, आखिरकार जो प्रश्नों को हमने आपके सिलेबस में करवाया है उनसे कितने प्रश्न पूछे जा सकते थे और कितने पूछे गए उसको भी आप देख लेते हैं। अभी आधे आधे प्रश्न तो आपको इसे मिल जाएंगे जो हमने बता दिया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक, कि कौन सा है यह प्रथम प्रश्न पत्र है। और प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो है आपके ये 100 प्रश्न आएंगे। और प्रथम प्रश्न पत्र का नाम क्या है? व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य। तो व्यवहारिक जीवन विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में इसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जो है लगभग 13 चैप्टर जो है हमारे कंप्लीटेड है। उसके बाद में सिलेबस और मॉडल पेपर ये दोनों कंप्लीटेड है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के 15 वीडियो फर्स्ट ईयर से संबंधित अपलोडेड है फर्स्ट पेपर के। इसी प्रकार से सेकंड ईयर मतलब सेकंड पेपर के भी अपलोडेड है। ओके, ध्यान रखेंगे, तो उन सभी को आप लोग पहले से देख लीजिएगा। आप चलिए शुरू करते हैं, तैयार हो जाइए आप लोग बिल्कुल से। और सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के दृष्टि से आपके 2021 के। मैं 3-4 बार इसलिए इसको बोल रहा हूँ ताकि आप लोग ये सारे प्रश्नों को एकदम से याद कर लीजिए। एक भी प्रश्न याद करने लायक होगा भी नहीं, वैसे आपको माइंड में पहले से ही सारी प्रश्न चल रहे होंगे क्योंकि हमने बता रखा है आपको। ठीक, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, एक बार शुरू से देखिए, लास्ट तक देखिए। उसके बाद में फिर शुरू से, ये डाउनलोड करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही देखते रहना, ताकि डाउनलोड कर लेंगे तो देखने का मन नहीं होगा और जो है नींद आएगी। लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो आपको बोरिंग नहीं होगी, और बोरिंग नहीं होगी जब ऑनलाइन देखेंगे, बीच बीच में एडिंग वगैरह आते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो है मन थोड़ा इधर उधर होगा, ताकि जो है आप आसानी से अपने स्थान पर जो है मतलब एक स्थान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र का होगा या मॉडल पेपर एक प्रकार से 2021 का। इसमें आपको सबसे पहले नोट में मिलेगा कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, और सभी प्रश्न जो होते हैं उनके जो अंक दिए होते हैं वो समान होते हैं। अर्थात जैसे पहला जो प्रश्न है आपका, यह करेंगे तो इसके लिए जितना अंक मिलेगा उतने अंक आपको दूसरा प्रश्न तीसरा करेंगे तो उतने उतना अंक, अर्थात प्रत्येक जो प्रश्न होगा उनके अंक समान होंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से 100 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला देखते हैं, मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को हम क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें हमने बताया था कि जो मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है उसको हम किस क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, अर्थात सेल कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में सेल, हिंदी में उसको हम कोशिका कहते हैं। जब विभिन्न सारी एक कोशिकाएं जो होती है समूहित मतलब इकट्ठा हो जाती है तो उसको हम ऊतक कहते हैं। और बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो उनको अंगक कहते हैं। अंगक से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से क्या बनती है, शरीर बनती है। इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। आगे देखते हैं अगला। और ध्यान रखेंगे, 9 बजे से जो है शुक्ला डी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस होती हैं सोशोलॉजी की। इसी प्रकार से 7 बजे पॉलिटिकल साइंस और इन सभी की क्लासेस होती है, तो उनको अटेंड करना ना भूलें आप लोग। ओके,
अगला देखते हैं, मनुष्य के रक्त परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन? रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब रक्त परिसंचरण अर्थात जो रक्त हमारे शरीर में जो होता है, जो है फेफड़ों के माध्यम से, हृदय के माध्यम से जो विभिन्न शरीरों तक पहुंचता है, मतलब हमारे दिमाग तक पहुंचता है, हमारे हाथों तक, हमारे पैरों तक, मतलब किस प्रकार से खून कैसे जाता है, तो उसी को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो किसके कारण से होता है? मानसिक तनाव के कारण से, या शारीरिक का तापमान से, या व्यायाम से, तो इन सभी से होता है, अर्थात उपरोक्त सभी से। हमने आपको बार बार यही चीज़ें समझाई होगी कि जब भी ऐसे चीज़ पूछे, किसी चीज़ का कार्य पूछे या कारण पूछे या कारक पूछे, या फिर आपसे पूछे विशेषताएं पूछे, महत्व पूछे किसी चीज़ का, तो उसमें अगर ऑप्शन डी में मिले उपयुक्त सभी, तो यही ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर होता है, यही ऑप्शन आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और जो है जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और भी जो है मुद्दों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? लगभग आपका 5 लीटर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर क्या होता है? खून होता है, दूध होता, मतलब सॉरी खून होता है। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये सारे प्रश्न हमने आपको करवा दिए हैं। अगर आपने जो है सारा क्लास अटेंड करा होगा तो बड़े आसानी से आप प्रश्न कर रहे होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, स्वास्थ्य जो होता है पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो WHO के द्वारा। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और यह एक प्रकार से, जैसे अभी कोरोना में हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, तो यहाँ से यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको एकदम से याद कर लीजिए। तो स्वास्थ्य जो होता है पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है, ना कि केवल बीमारियां या दुर्बलता। जब इसकी अनुपस्थिति हो जाती है तो उसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य मतलब व्यक्ति शरीर से भी, मन से भी और समाज की दृष्टि से भी एक प्रकार से ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं कि उसके अंदर बीमारी नहीं तो वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं। शरीर से, मन से और उसके बाद में समाज की दृष्टि से सभी तरीके से वो स्वस्थ होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पोलियो निम्न में से किसके द्वारा फैलता है? पोलियो निम्न में से किसके द्वारा फैलता है भैया? तो पोलियो जो होता है वो संक्रमित भोजन एवं जल के कारण से, संक्रमित भोजन एवं जल के कारण से क्या फैलता है? पोलियो फैलता है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो भोजन और जल आपको हमेशा से स्वच्छ करना चाहिए और साफ सुथरा लेना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न छठवां कि ऊतकों का समूह जो मिल करके किसी कार्य को करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के समूह को यहाँ पे अंगक नहीं दिया है, अंग दिया है, तो यही अंग होगा आपका। ठीक, तो ऊतकों के समूह को क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। और अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? अंगों के समूह को हम अंगतंत्र या फिर जो है बॉडी कहते हैं, शरीर कहते हैं। अगला देखते हैं। जिन बैक्टीरिया में नसाभिका होती है, जिन बैक्टीरिया में नसाभिका नहीं होती है वे असक्षम होते हैं गति करने में। तो जिनमें क्या हो नहीं, कसाभिका नहीं होती है, जिन बैक्टीरिया में कसाभिका नहीं होती है वह गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये कोशिका होती है, इनका भेद का आधार अर्थात अंतर कैसे हम स्पष्ट करते हैं? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम केंद्रक के आधार पर, एक में केंद्रक पाया जाता है, एक में नहीं पाया जाता, तो इसी आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि जो है कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका है और कौन सी यूकैरियोटिक है। दो प्रकार की कोशिका होती हैं। ठीक, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और मतलब सेल, और एक यूकैरियोटिक सेल। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है वह ऊतक जो शरीर के सतहों की झिल्लियों और आवरण बनाते हैं, वह ऊतक जो शरीर के सतहों की झिल्लियां और आवरण बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आच्छादक ऊतक उसको कहते हैं। वह ऊतक यानी आच्छादक ऊतक जो होते हैं वो शरीर की सतहों में झिल्ली बनाते हैं और आवरण मतलब कवच एक प्रकार से बनाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। और प्रश्न आपसे पूछा गया 10वां नंबर कि लसीका एवं रक्त एक प्रकार का होता है। तो लसीका एवं रक्त जो होता है एक प्रकार से क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। इतनी बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डीपीटी या ट्रिपल एंटीजन है। कितनी बार हमने इन सभी प्रश्नों, कोई भी प्रश्न आपसे बचा नहीं होगा जो हमने पढ़ाया ना हो आपको, तो उन सभी लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा। लसीका एवं रक्त का एक प्रकार जो है मतलब है, तो क्या है? संयोजी ऊतक है। डीपीटी या ट्रिपल एंटीजन है। डीपीटी या ट्रिपल एंटीजन हम किसको कहते हैं? टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया के लिए यह टीका लगाया जाता है। तो जब टिटनेस हो जाता है, काली खांसी हो जाती है, डिप्थीरिया हो जाती है, तो उसके लिए एक डीपीटी नामक टीका लगाया जाता है, यानी ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है। यही होता है आपका डीपीटी।
आगे पूछा गया आपसे कि डिप्थीरिया किससे होता है। देखें, ये रोग वाला मानव रोग का चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें बता दिया था डिप्थीरिया किससे होता है। कोई रोग अब नहीं बचा जो हमने नहीं बताया हो, ठीक। तो डिप्थीरिया किससे होता है मेरे प्यारे दोस्तों? डिप्थीरिया जो होता है जीवित जीवाणु द्वारा पोषद के ऊतकों में विष मुक्त करने से। तो जब जीवित जीवाणु द्वारा पोषद के ऊतकों में विष मुक्त करने से क्या होता है? डिप्थीरिया रोग होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। जो अगला प्रश्न आप देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा है कि आरेखित पेशियां होती हैं। आरेखित पेशियां कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ पे अनैच्छिक, और दूसरा है तुर्ककार, उसके बाद में एक केंद्रीय। तो जो आरेखित पेशियां होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं, और उसके बाद तर्कुकार होती हैं, और उसके बाद में एक केंद्रीय होती हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो फेफड़ों में श्वसन मतलब गैसों का जो आदान प्रदान होता है, अर्थात जो हम सांस लेते हैं वह किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है? ये वायु कूपिकाओं के द्वारा होता है। किसको? फेफड़ों में जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है वह वायु कूपिकाओं के द्वारा होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 2018 में कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर के जो कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी हड्डियां होती है कशेरुक दंड में? 26 हड्डियां होती हैं। ओके, जब हड्डियों का चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो उसमें हमने बता दिया था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था एड्स करने वाले कारक किससे संबंधित हैं? तो एड्स करने वाले कारक जो होते हैं आरएनए विषाणु से संबंधित है। किससे? आरएनए विषाणु। ओके, ध्यान रखेंगे, आरएनए से। ओके, आरएनए डीएनए विषाणु, कई प्रकार के विषाणु भी होते हैं। विषाणु और जो है जीवाणु में अंतर होता है। इससे एक जो बैक्टीरियोलॉजी हमने पढ़ा अभी जल्दी में चैप्टर, उसमें इसको हमने समझ लिया था। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये एक प्रकार से 2018 में एक प्रकार से बोल सकते हैं कि आसपास का, लगभग 2014 का प्रश्न पूछ लिया गया था। मतलब 2014 में आरंभ होता है, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर शुभारंभ होता है स्वच्छ भारत मिशन का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला देखते हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कि भाई कई बार बता चुका हूँ वीडियो में अपने, तो 1920 ईस्वी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में यह कथन सत्य होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होती है उससे मतलब कौन कौन सी गैसें, पूछ रहा कि किसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस जब प्रभाव होता है ग्रीन हाउस गैसों का, तो उसमें जो होता है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मतलब मीथेन, और इसके बाद में NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सारे, इन सभी का क्या होता है? इन सभी की भूमिका होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका ICDS का विस्तृत रूप है। तो ICDS का विस्तृत रूप क्या है भैया? समेकित बाल विकास योजना। क्या है? समेकित बाल विकास योजना। ओके, ध्यान रखेंगे। चले आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जल में सीसा के कारण से क्या होता है? तो जल में अगर सीसा अर्थात जो सीसा के मतलब कण नहीं, सीसा एक तत्व होता है, ठीक, लेड, पीबी जिसको कहते हैं। तो जल में जब पीबी मिल जाता है तो उससे क्या होता है? गुर्दा खराब हो जाता है आपका, क्या, किडनी या गुर्दा खराब हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया लार में उपस्थित एंजाइम होता है एमाइलेज जो होता है वो लार में उपस्थित होता है। अगला देखते हैं कोशिका विभाजन का लाभ होता है। अब देखते हैं यहाँ पर लाभ पूछा गया है, महत्व पूछा जाता तो सभी क्या होता है? उपयुक्त डी होता सभी। शरीर का विकास भी कोशिका करती है, घिसी हुई कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं की पूर्ति करती है, कोशिका विभाजन के अंतर्गत होती है। माता पिता के गुणों को उनकी मतलब संतानों में भेजना भी होता है, तो उपर्युक्त सभी। ओके, अगला देखते हैं वृक्षारोपण वातावरण के संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है? तो वृक्षारोपण जो होता है भैया किस प्रकार से सहायक होता है? तो ये भी सभी होगा। अब ऐसे लगभग 12-13 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको उपर्युक्त डी से आप मतलब उपर्युक्त सभी से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें महत्व, कार्य, विशेषता, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमेशा जो होगा वो क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा, डी ऑप्शन। तो वृक्षारोपण वातावरण के लिए संरक्षण में बहुत प्रकार से सहायक होता है भाई, चूंकि जो CO2 होती है उसको जो होता है ऑक्सीजन में बदलता है फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा। कौन? वृक्ष करते हैं। तो अर्थात CO2 को ऑक्सीजन में बदलते हैं, बिल्कुल करते हैं। घर के आसपास लगाए जाने पर यह एयर कंडीशनिंग लोड कम पड़ता है। एयर कंडीशनिंग जो लोड होता है वो कम पड़ता है जब घर के आसपास हम लगाते हैं। मृदा के क्षरण को भी रोकते हैं। मृदा के क्षरण मतलब जब मृदा का जो कटाव वटाव होता है बारिश में, उसको भी वृक्षारोपण रोकते हैं। इस प्रकार से जो है मृदा अपरदन में भी सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये सभी कारक जो है उत्तरदायी हैं। अर्थात वृक्षारोपण अगर होगा अर्थात हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगाने से तमाम प्रकार के लाभ होंगे, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ओके,
अगला प्रश्न देखते हैं, अभी फिलहाल में सभी यही लोग कर रहे थे कि जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो कोरोना उनके पास नहीं होगा। तो जो जवान व्यक्ति होते हैं अर्थात जिस जो है युवा व्यक्ति होते हैं, उन युवा व्यक्तियों में ये ज़्यादा होता है रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि 26 नंबर कि दो अस्थियों के छोर मतलब किससे जुड़े हुए होते हैं? तो पेशियों से, किससे? पेशियों से जुड़े हुए होते हैं कौन? दो अस्थियों के छोर। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का जमना किस रुधिर कणिकाओं के बिना संभव नहीं है? तो रक्त का जमना भैया किस जो है रुधिर कणिकाओं के द्वारा संभव नहीं है? तो जो है थम्ब्रोसाइट्स, किसके द्वारा? थम्ब्रोसाइट्स के द्वारा। ओके, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फीमर और नितंब अस्थि के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। फीमर और नितंब के अस्थि के बीच में होता है, ठीक। तो इसके बीच की कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। जब मैं अस्थि और मतलब संधि चैप्टर पढ़ा रहा था कि ढांचा पूरे शरीर का कैसा होता है, तो उसमें हमने बता दिया था सारा, फीमर और उसके अंदर तमाम प्रकार की हमने हड्डियों के बारे में बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से सेट से सभी जीवाणु जनित रोग होते हैं? तो किससे होते हैं भैया? मतलब जीवाणु जनित कौन से रोग होते हैं? अब यहाँ पे तमाम सारे सेट आपको दिए होंगे, जैसे कि यह देखिए, मलेरिया, खसरा, हैजा, छोटी मादा, तपेदिक, टिटेनस, पोलियो, मोती जरा। तो इसमें जो सी ऑप्शन होता है, गला घोटू, तपेदिक, मोती छरा और काली खांसी। गला घोटू, तपेदिक, मोती झरा और काली खांसी, यह सब किसके कारण से होता है? यह होता है भैया जीवाणुओं के कारण से। अगला प्रश्न है आपका कि एड्स, 31 नंबर प्रश्न देखिए, एड्स जो होता है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? अगला प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि जो एड्स होता है, एड्स जो होता है किससे बढ़ जाता है? तो किससे बढ़ जाता है भैया? अब किससे बढ़ जाता है? तो एक कारण नहीं होता उसको बढ़ने का, कई कारण होते हैं। तो अनैतिक जीवन शैली से बढ़ जाता है, समलैंगिकता से बढ़ जाता है, रुधिर आधान में संक्रमित सुई का प्रयोग करने से हो जाता है। तो जब रुधिर मतलब जो रुधिर बह रहा होता है उसमें अगर सुई वगैरह या फिर कहीं पर टिटनेस वगैरह की संभावना होती है तो भी एड्स की संभावना बढ़ जाती है। अनैतिक जीवन शैली मतलब आप जो है सामाजिकता के खिलाफ जाते हैं, अलग अलग मतलब प्रकार से अलग अलग स्त्रियों से संबंध बनाते हैं, या फिर समलैंगिक हैं आप। समलैंगिक मतलब क्या होता है कि अगर पुरुष हैं तो पुरुष से जो है यौन संबंध बना रहे हैं, महिला है तो महिला से संबंध बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है? इससे बढ़ जाता है एड्स। आगे उपयुक्त सभी, इसका डी ऑप्शन होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, क्षय रोग का जो क्षय रोग का रोगजनक कारण है। तो क्षय रोग का रोगजनक कारण कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। क्या? माइकोबैक्टीरियम के कारण से क्षय रोग जो है होता है। क्षय रोग मतलब होता है टीबी, और ठीक है। आगे देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को नापने की इकाई होती है। तो ध्वनि प्रदूषण की नापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल में नापते हैं ध्वनि प्रदूषण को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। तो स्वास्थ्य को हम कैसे बनाए रख सकते हैं भैया? उसके लिए कई कारण उत्तरदायी होते हैं। देखें, स्वास्थ्य को संतुलित आहार से, व्यायाम से, स्वच्छ पेयजल से, बिल्कुल उपयुक्त सभी से। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में लगभग 12 से 13 प्रश्न ऐसे होंगे, 14 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में जो है हर बार पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या लाभ, इससे क्या हानियां होती, तो वो सारी चीजें मतलब उपयुक्त सभी होता है, डी ऑप्शन। ओके, त्वचा के कार्य होते हैं। देखो भैया, हमने बताया था कार्य वगैरह आएगा, डी मारो, आंख मूंद करके मारो, यक्को अगर एक भी प्रश्न अगर आपसे गलत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आकर के फिर शुक्ला डी पॉइंट को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, गलत नहीं होगा आपका। ओके, ध्यान रखेंगे। तो स्वस्थ को बनाए रखा जा सकता है उपयुक्त सभी, यानी व्यायाम से, संतुलित आहार से, स्वच्छ पेयजल से। त्वचा के कार्य होते हैं ताप नियंत्रण, रक्षात्मक, संवेदना, सब होते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है? तो मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के मतलब संतुलन का केंद्र? तो अनुमस्तिष्क को। किसको? अनुमस्तिष्क को क्या माना जाता है? शरीर को मतलब संतुलन का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हार्मोन्स की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, वह व्यक्ति नाटा रह जाता है? तो यह प्रश्न भैया इनमें से जो है ये क्या प्रश्न था ऐसा, या पूरक प्रश्न दिया था। पूरक प्रश्न वह प्रश्न होते हैं कि कोई बच्चा 100 में से 100 नंबर ना ले आए, इसीलिए जो होता है इसके लिए पूरक प्रश्न दिया था। एग्जाम में एक दो ऐसे प्रश्न देते हैं जिनके ऑप्शंस आपके नहीं दिए होते हैं पूर्ण रूप से। तो जो हार्मोन्स की कमी अर्थात जो व्यक्ति नाटा रहता था, मतलब बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है, बढ़ता नहीं है, उसका शारीरिक विकास या मानसिक विकास नहीं हो पाता है, मतलब मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास नहीं हो पाता उसका, तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जिसको हम मतलब थायराइडिज्म कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो है थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में से व्यर्थ हुआ हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? तो शरीर से व्यर्थ हुआ हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को हम कहते हैं
उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र एक टॉपिक है आपका, श्वसन तंत्र टॉपिक है, चैप्टर है परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र। इन सभी चैप्टर्स को हमने चर्चा कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला देखते हैं, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन भैया? तो एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन पाया जाता है और फाइब्रोनोजन पाया जाता है। ठीक, तो उपयुक्त सभी जो है ये सारे के सारे प्रोटीन प्लाज्मा में आपके उपस्थित होते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जो नए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 44 नंबर की सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? तो कर्णपूर्व ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय में मिलता है? तो कौन सा एंजाइम अमाशय में मिलता है भैया? रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, ये सभी जो हैं ये किस में मिलते हैं? तो ये एंजाइम जो है अमाशय में मिलते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। मूत्र में पाया जाना कार्बनिक पदार्थ है तो यूरिया, क्रिएटिनम, यूरिक अम्ल, मतलब यूरिका अम्ल, ये सभी है। जब भी आपसे इसमें जैसे बायोलॉजी हो या फिर जो है गृह विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर हो, आप पहले इसमें पढ़ रहे हो, तो एग्जाम में जाइएगा जब आपको इस प्रकार से मिले कि इनमें अमाशय में कौन सा एंजाइम मिलता है, या फिर मूत्र में कौन सा कार्बनिक पदार्थ मिलता है, या फिर इसमें कौन से जो है हार्मोन्स पाए जाते हैं फलाने फलाने चीज़ों में, तो आप इस प्रकार से क्या लिखेंगे उनमें? अगर आपको उपयुक्त सभी मिलेगा, अगर आपको उपयुक्त सभी मिल रहा है तो उसको आप करेक्ट लगा दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न में भी लगातार ऐसे आपको मिले हैं। अभी पीछे हमने अभी और देखा 3-4 प्रश्नों को, ध्यान रखेंगे इतनी बात। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं भैया, तो मस्तिष्क और सुषुम्ना दोनों होते हैं। आप उपयुक्त दोनों, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट की पेशियां किस प्रकार की होती हैं? तो पेट की पेशियां कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, कीलदार संधि होती है। कीलदार संधि कहाँ पर पाई जाती है? गर्दन में पाई जाती है। कहाँ पे? गर्दन में। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रदाता रक्त वर्ग कौन सा है? ओ जो होता है सभी को दे सकता है खून, ओ वाला जो होता है वो सभी को दे सकता है। सर्व आदाता रक्त कौन सा है? मतलब जो ए बी होता है वो किसी का भी खून ले सकता है। ओके, अगला प्रश्न, ये सभी हमने पूरा का पूरा, एक भी प्रश्न छूटा नहीं, सभी प्रश्नों को बता दिया है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 2 वृक्क होते हैं मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न 50 नंबर, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न, अस्थियों के कार्य कौन कौन से होते हैं? अब कार्य पूछा गया, आंख मूंद दो, डी मारो। ओके, ध्यान रखेंगे। शरीर को आकार प्रदान करना, कोमल अंगों को सुरक्षित रखना, शरीर को लचीला बनाना, ये सभी अस्थियों के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगणिका हड्डी किस अंग का भाग होता है? तो प्रगणिका हड्डी आपका किस अंग का? ऊपरी भुजा का भाग होता है। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर की, टिबिया और फिबुला किस अंग से संबंधित है? तो पैर की हड्डी, इसको भी हमने आपको बताया है। ठीक, टिबिया और जो है फिबुला जो है ये किसकी है? पैर की हड्डियां हैं। पित्तरस संगठन होता है तो किसमें भैया? अब पित्तरस का संगठन कहाँ में, मतलब इस संगठन मतलब कि क्या क्या चीजें सम्मिलित है? तो 86% पानी होता है, म्यूसिन, क्लोरोस्टाल, सोडियम बाइकार्बोनेट, पित्त लवण व पित्त रंग वर्णक, ये सभी होते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मांसपेशियों में थकावट किसके अत्यधिक निर्माण से होती है? तो भैया आप जो है ऑप्शन लैक्टिक एसिड जो होता है उसके कारण से मांसपेशियों में थकावट जो होती है अत्यधिक मात्रा में होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, प्लीहा के कार्य कौन कौन से होते हैं? भैया कार्य पूछा गया, आंख मूंद दो, डी मारो। ठीक, उपयुक्त सभी। प्लीहा के कार्य रक्त को शुद्ध करता है। प्लीहा रक्त मतलब लाल रक्त कणों को अर्थात आरबीसी को नष्ट करके लौह लवण के रूप में जमा कर देता है। कमजोर व क्षयग्रस्त जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनको खत्म कर देता है, अर्थात खत्म कर देता है। तो प्लीहा क्या होती है? प्लीहा जो होती है रक्त के जो आरबीसी होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आरएनए के द्वारा। ठीक, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं। ठीक, इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की जरूरत नहीं होती? तो विटामिन डी होती है प्रकृति से सीधे तौर पर, मतलब सूर्य भगवान से निकलती विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन आपका डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोमोसोम्स और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सोखा नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोमोसोम्स एवं जीन्स पाए जाते हैं। केंद्रक में जो होते हैं क्रोमोसोम्स और जीन्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि महाधमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है तो कहाँ पे ले जाती है? फलमोनरी में। किस में ले जाती है? फलमोनरी में ले जाती है महाधमनी जो होती है अशुद्ध रक्त। अगला प्रश्न, मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि के द्वारा क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती है। तो मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां जो होती हैं
वह किस संधि के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं? तो अचल संधि के द्वारा। किसके द्वारा? अचल संधि। ठीक, ध्यान रखेंगे, अचल संधि। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कार्य गुर्दे से संबंधित होता है। निम्नलिखित कार्य जो होता है गुर्दे से संबंधित होता है भैया। तो जो कार्य जो होता है गुर्दे से कौन सा कार्य संबंधित होता है? रक्त में से यूरिया को अलग करना। रक्त से यूरिया को अलग करना गुर्दे के कार्य से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। जब पूछेगा गुर्दे का कार्य कौन कौन सा है, तब उसमें ऊपर सभी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे का कार्य संबंधित है, तो इसमें एक आध जो है अपवाद हो सकते हैं, बाकी 99% ये आपकी ट्रिक कार्य करेगी उस पर। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, शरीर के हार्मोन के स्रोत हैं, कौन से हैं शरीर के हार्मोन के स्रोत? नालिका विहीन जो ग्रंथियां होती हैं या शरीर में हार्मोन का स्रोत होती है, मतलब हार्मोन को बनाने में कार्य करती हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर कि श्वेत रक्त कण जो होते हैं यानी जो WBC है का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसी को बढ़ाते हैं ये। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, मनुष्य के कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? मनुष्य के 4 रक्त समूह होते हैं, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह और AB और O। तो O जो होता है सबसे क्या सकता है, ये सर्व प्रदाता होता है, मतलब सबको दे सकता है। AB जो होता है सब सर्व आदाता होता है। ओके, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इस फेगनोमेनोमीटर से क्या करते हैं? रक्तचाप को मापते हैं। हमने इस सभी प्रश्नों को बता दिया है, एक भी प्रश्न छूटा नहीं है आपसे। ठीक, तो सारे जो है क्लास अटेंड कर लीजिएगा। लगभग 13 वीडियो अपलोडेड है, मतलब 15 है, लेकिन उनमें से 13 जो है चैप्टर है, मतलब उनमें 13 चैप्टर अपलोडेड है। 14वां चैप्टर की वीडियो जल्दी आएगी। ओके, ध्यान रखिए। इस प्रकार से आपको अब की बार मैं बता रहा हूँ, कम से कम 70-80% नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहे तो, और सारी वीडियो को देख लिया मन लगा के। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कंकाल तंत्र निम्न में से किस खनिज मतलब किन खनिज लवण से बना होता है? तो कंकाल तंत्र कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ होता है। ठीक, क्योंकि हड्डियां होती हैं और हड्डियों में कौन सा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया के प्रमुख अंग होते हैं। तो श्वसन क्रिया के प्रमुख अंग भैया नासा, गुहा, ग्रसनी, स्वरयंत्र, ये सभी होते हैं, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का जो है ले जाने वाला वाहक होता है। 69 नंबर प्रश्न, हीमोग्लोबिन जो होता है मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे अणुजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे आत्मपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आत्मपोषी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 71 नंबर है कि पैपली किसे कहते हैं? पैपली जो होती है वो जीभ की श्लेष्मिक झिल्ली की परत पर छोटे छोटे दाने जो होते हैं उसी को हम पैपली कहते हैं। क्या कहते हैं? पैपली कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर कि औसतन मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यह प्रश्न जो है बहुत बार बहुत जो है कॉमन सा प्रश्न है, ये हमेशा से एग्जाम में भी पूछा जाता है। साथ ही साथ बहुत छोटे रहे होंगे तो जो है उसमें भी ये सारी बातें जो है जनरल नॉलेज जो जीके की पुस्तक आती थी, मेला ओला में जाते थे तो वहाँ पे मिलती थी, तो उसमें भी ये चीज़ें बहुत बार जो है आपको लिखी मिलेगी। तो 70 से 72 बार ढकता है, जनरली बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग हैं। तो भैया हृदय, सिराएं, धमनी सब हैं। ठीक है, इसके भाग ऑप्शन इसका डी उपयुक्त सभी। देखते हैं कितनी ट्रिक हमारी लागू हो रही है सभी पर। अगला प्रश्न, केंद्र की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज करी थी। ध्यान रखेंगे, किसकी खोज करी थी? केंद्र की। केंद्र कहाँ पाया जाता है? कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो अवतल लेंस जो होता है निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होती है उसमें दूर की वस्तुएं हमको नहीं दिखाई पड़ती हैं, उल्टा होता है सेम। जो निकट दृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, और दूर दृष्टि दोष में हमको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। अर्थात जब हमको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं तो उसके लिए हमको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, और जब हमको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती तो हमको उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर आपसे पूछे कि जो वो व्यक्ति होते हैं जो मोटरसाइकिल या फिर जो बैक शीशा होता है देखने के लिए ट्रक वगैरह में, वो किसमें किस लेंस का? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक, और उसके बाद में जो छोटे पुर्जों को देखने के लिए जो है जो दूरबीन वगैरह में लगाते हैं, दूरबीन में तो वो लगाया जाता है कि जो अवतल लेंस होता है, लेकिन जो नज़दीक वाले होते हैं जैसे जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जो है माइबोमियन क्या है? माइबोमियन ग्रंथि किससे संबंधित है? तो माइबोमियन ग्रंथि आपकी आंख से संबंधित है। किससे है? आंख से संबंधित है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि त्वचा की सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाती है? तो सल्क स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्क स्तर। तो 77 नंबर। 78 नंबर प्रश्न देखिए। 78 नंबर है कि क्वासी-ओरकर किसकी कमी से होता है? तो क्वासी-ओरकर जो होता है या प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? तो शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है भैया? तो भैया जब कार्य पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो हम बताए नहीं थे कि ऊपर सभी होगा।
तो मतलब अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, इन सभी के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर, शरीर में खनिज लवण के प्रमुख 2 कार्य बताइए। तो खनिज लवण के मतलब शरीर में खनिज लवण के जो प्रमुख 2 कार्य होते हैं, पहला कार्य होता है सुरक्षात्मक रूप प्रदान करता है, उसके बाद में नियामक कार्य करता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 81 की जो है क्या लिखा है। अगला प्रश्न आपका जो है पैलेग्रा नामक रोग किस निम्न में से किसकी कमी से होता है। तो पैलेग्रा नामक रोग जो होता है नियासिन की कमी से होता है। किसके कारण से? नियासिन की कमी से कारण से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। अभी 13वें चैप्टर में हमने बताया था जीवाणु विज्ञान कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान, ठीक, ध्यान रखेंगे। जो हमारे पिछले लेक्चर है ना, जिनमें हमने चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवा, उन सभी प्रश्नों को आप लोग एकदम से माइंड में घुसा लेना है और उसके बाद में पेपर में देने जाना है। एक भी प्रश्न छूट जाएगा तो फिर लौट करके आना, कमेंट करना कि सर हाँ छूट गया। एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। हाँ 2-3 प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि पूरक होते हैं, तो उनमें नहीं कह सकता, बाकी जो है आपके सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे मेरे ही वीडियोस थे, ठीक, ओके। आप कोई पढ़े या ना पढ़े, बस आप प्रश्नों को, इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, हाइगाइन शब्द जो है हाइगिया से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है। तो ग्रीक का देवी, ये भी प्रश्न हमने बताया था आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है। हृदय का सबसे भीतरी भाग, इसको हम बताता है अंतः हृदय स्तर कहलाता है, अर्थात कार्डियम कहलाता है। एंडोकार्डियम जो अंग्रेजी शब्द होता है अंतः हृदय स्तर का। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है भैया? इन सबका, यानी परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, राष्ट्र का सहयोग। जब भी देखते हैं यह आवश्यक चीज है, महत्व है, कार्य है, विशेषता है, उपयुक्त सभी, यानी इन सबका सहयोग, अर्थात उपयुक्त सभी। इसमें भी उपयुक्त सभी दे देता तो दे सकता था, लेकिन यहाँ पे इन सभी का मतलब समाज का सहयोग चाहिए, परिवार का सहयोग चाहिए, राष्ट्र का सहयोग, तभी तो आप उत्तम स्वास्थ्य हो सकती है आपकी। पर राष्ट्र क्या करेगा? राष्ट्र जो होगा तमाम प्रकार की योजनाएं चालू करेगा, जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेगा, तमाम प्रकार की चीजें करता है, ठीक। परिवार के लोग सहयोग करेंगे, समाज के लोग सहयोग करेंगे। वोमेन कैप्सूल्स जो होता है का भाग होता है, तो वृक्काणु का भाग होता है वोमेन कैप्सूल, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणुओं का प्रकार नहीं है। अब देखते हैं, अभी हमने बैक्टीरियोलॉजी में इन सभी को समझा था कि जीवाणुओं का प्रकार नहीं होता है। तो अगले देखते हैं, आगे हम देखते हैं बैक्टीरियो का जो प्रकार नहीं होता, किसका प्रकार हमने पूछा था कि जीवाणुओं का प्रकार नहीं होता। जीवाणु का मतलब अंग्रेजी क्या होती है? जीवाणु की अंग्रेजी होती है आपकी बैक्टीरिया। क्या होती है जीवाणु की अंग्रेजी? बैक्टीरिया होती है, ठीक, ध्यान रखिए बैक्टीरिया। और विषाणु की अंग्रेजी क्या होती है? वायरस, ओके। तो कोरोना क्या है? एक प्रकार से विषाणु है, ध्यान रखेंगे। अगर देखते हैं तो कीटाणु जो होते हैं या नहीं होते, कि फफूंदी, खमीर और बैक्टीरिया तो उसका अंग्रेजी ही नाम है। तो ये सारी चीज, तीनों चीजें होती हैं। कीटाणु जो होता है वो एक प्रकार से जीवाणु नहीं होता। पूछा गया कि बैक्टीरिया का प्रकार नहीं है। ये दोनों प्रश्नों को हमने बताया है आपको, दोनों प्रश्नों को बताया है। अभी 13वां लेक्चर जाकर के देख लीजिएगा आप लोग, 13वां लेक्चर देखिएगा, फिर उसके बाद में कहिएगा हाँ सर आपने तो बताया था और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बैक्टीरिया का प्रकार नहीं, बताइए बैक्टीरिया का प्रकार कौन सा? नहीं भैया, बैक्टीरिया का प्रकार विषाणु नहीं, ये भी प्रश्न हमने बताया। तो गोलाणु, बिम्बरियो और दंडाणु होते हैं। अगला देखते हैं, बैक्टीरिया लाभकारी होता है, ये भी प्रश्न हमने बताया अभी जस्ट 13वें लेक्चर में। बैक्टीरिया लाभकारी होता है क्योंकि डेयरी उद्योग में सहायता करता है, औषधि निर्माण में सहायक होता है, कृषि में सहायक होता है, यानी उपयुक्त डी मतलब उपयुक्त सभी, ठीक। तो लाभकारी, किसी चीज का लाभ, हानि, महत्व, विशेषता, कार्य, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाए तो आपका डी सही होता है, उपयुक्त सभी। इन सभी प्रश्नों को हमने आपको बता दिया था। अगर इन सभी प्रश्नों को आपको देखना तो मेरे 13-14 लेक्चर हैं, उन सभी को एकदम से 3 से 4 बार आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, 3 से 4 बार देखिएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 100%, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 100% दावा है मेरा कि आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस पूरक प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा, बस आप सही तरीके से मेरे सभी प्रश्नों को, जितने प्रश्न हमने बताया उन सभी को आसानी से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ओके। ध्यान रखिएगा 3 से 4 बार वीडियो को देखना है आपको, ओके। ध्यान रखिएगा, 100% दावा करता हूँ फ्रेंड्स, ओके। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, बहुत ही माइंड ओपनली माइंड बोलता हूँ। और उसके बाद में आप जाकर के एग्जाम में देख लीजिएगा, मिलेगा आपको, ऐसे सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ओके। अगला देखते हैं, बैक्टीरिया हानिकारक है क्योंकि। अब ये भी प्रश्न हमने बताया था अभी कल ही परसों। तो बैक्टीरिया हानिकारक होते क्योंकि भोजन को नष्ट कर देते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, भूमि के नाइट्रेट को किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। यह भी प्रश्न हमने अभी जस्ट ही बताया है। और हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया जब भी महत्व पूछा जाए, हानि पूछी जाए, लाभ पूछा जाए तो क्या होता है? उपर्युक्त सभी होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो भैया, अगला प्रश्न है, रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया कौन होते हैं? तो जो परजीवी बैक्टीरिया, भी हमने बताया अभी कल ही, ठीक। कल परसों की जो वीडियो, इसके पहले जो वीडियो अपलोड है उसमें जो है बैक्टीरियोलॉजी में हमने इन सभी प्रश्नों को बताया है। रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? परजीवी जो बैक्टीरिया होते हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे अणुजीव जो अपना भोजन स्वयं ही निर्मित कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आत्मपोषी कहलाते हैं, ये भी प्रश्न हमने बताया। अगला प्रश्न है, मानव श्वसन हेतु कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन। ये कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं।
अगला प्रश्न, कोशिका के ऊर्जा गृह होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कोशिका का ऊर्जा गृह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिका को ऊर्जा प्रदान होती है। आगे देखते हैं, जो एक रणनीति होती है इनमें से, यानी MMR या फिर OPB या फिर ECG, तो जो डाट्स होती है यह एक रणनीति होती है जिसे तपेदिक के मामलों की संख्या कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और डाट्स जो होती है एक रणनीति होती है जिसे तपेदिक के मामलों की संख्या कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं दूध को दही में बदलता है। भैया कौन, वायरस थोड़ी ना DNA ना पौधा बदलता है, जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो होता है वही दूध को दही में बदलता है। ये बात भी हमने अभी आपको बताई थी अगले वीडियो में 13वें लेक्चर में। अगला देखते हैं, वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है। वायु प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड। भैया वायु प्रदूषण किसके कारण से होता है, कारक पूछा गया है तो सभी उपयुक्त सभी, ठीक, स्मोक इंडेक्स से, सल्फर डाइऑक्साइड से, उसके बाद में क्या, सस्पेंडेड पार्टिकल्स से। ओके, अगला देखते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यह भी हमने बताया है आपको, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिसेफ का आपका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड होता है इसका क्या, इसका जो है फुल फॉर्म किसका, यूनिसेफ का थे। और न्यूयॉर्क सिटी में इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 99 कि निम्न में से कौन हिपेटाइटिस का कारण है। तो निम्न से कौन हिपेटाइटिस का कारण है भैया। अब कारण पूछा गया है, वायरस भी है, दवाइयाँ और एल्कोहल भी है, प्रतिरक्षण तंत्र की जो कि उस तरह से कार्य नहीं करता जैसा कि उसे करना चाहिए, ये भी कारण होता है। तो हिपेटाइटिस का कारण कौन सा है, उपयुक्त सभी। देखते हैं कितना ट्रिक मेरी कार्य कर रही है। एक प्रश्न केवल ऐसा आया था जिसमें नहीं कार्य की थी, और उसमें प्रश्न का स्वरूप भी बदला हुआ था क्योंकि उसमें कार्य नहीं पूछा गया था, निम्न में से पूछा गया था, इनमें से कौन होगा। और 100वां प्रश्न है आपका कि यूनिसेफ का पूरा नाम, हमने अभी बताया आपका कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो होता है वो यूनिसेफ का क्या होता है, पूरा नाम होता है। इसके तहत बच्चों की बीमारियों की देखरेख के लिए जो है फंड इकट्ठा किया जाता है। या किसका भाग है, या एक प्रकार से WHO का ही भाग है। WHO के अंतर्गत ही कार्य करता है कौन, यूनिसेफ, मतलब यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो इसकी आपको क्या पूरा नाम याद कर लेना है, 2021 में ये प्रश्न बनेंगे। जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए, यह प्रश्न आपके जीवन के, मतलब आपके जो है परीक्षा के लिए 2021 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, और वीडियो को 2 से 3 बार आपको वीडियो को क्या करना है, जनरली देख लेना है। और देखने के बाद में क्या करना है आपको, जब एग्जाम हॉल में पहुंचे तब इस वीडियो, मतलब एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले अभी तो देख लीजिए 2 से 3 बार, उसके बाद में जब एग्जाम देने जाना हो तो उसके लिए मैं एक कार्य कर रहा हूँ, उसमें मैं सभी प्रश्नों को एकत्र करके एक ही वीडियो के अंतर्गत मैं लाइव आऊंगा, और उसी दिन पूरा का पूरा आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें मैं पूरे प्रश्नों को चर्चा कर लूंगा, मतलब एक से लेकर के जो जितने सारे चैप्टर हैं आपके, सारे चैप्टर को एक ही वीडियो के अंतर्गत समाहित कर दूंगा। इस प्रकार से उस वीडियो को देख लेंगे तो एग्जाम में जाएंगे तो आपको जो है 100% जो होगी क्या होगी, जो है क्या मिलेगी, फायदा मिलेगी, मतलब हेल्पफुल होगी वीडियो। ओके, ध्यान रखेंगे। तो चलिए, वीडियो को जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।